हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर, ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ग्राफ है यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन का। तो सबसे पहले कि स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन करते हैं क्या, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, जहां पर x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कि x का जो है रियल नंबर में कोई भी वैल्यू लेंगे सबके लिए वैलिड है। तो मैंने x को हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू जो होता था वही डोमेन है। तो हम लोग यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा फंक्शन का वो होगा रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर रेंज जो इसका होगा, जो रेंज होगा इसका वो होगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, है ना, x का बराबर कुछ भी, अगर मान लेते हैं 0 रखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे 0 होगा। ठीक है, और x का वैल्यू कुछ नेगेटिव में मैं रख देता हूँ तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव है पहले से तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, कभी छोटा नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। और जो है इसका जो ग्राफ हम आउट करते हैं तो ग्राफ इसका जो होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, इसमें एक्स एक्सिस ये वाई है और यहाँ ओरिजिन। तो देखो जब हम एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, अगर यहाँ 0 रखते हैं हम यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आंसर 0। अगर हम यहाँ पर देखो आधा रख दें, मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 रख दें, तो आंसर कितना होगा, 1/2 है, और इसका स्क्वायरिंग कर दें हम तो आंसर 1/4 होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जब हम 1 और 0 के 1 के बीच में रखते हैं तो आंसर बहुत छोटा मिलता है। तो 1/4 है ना, वाई का वैल्यू यहाँ कहीं 1 है तो 1/4 यहाँ कहीं मिलेगा, है ना, और ये रखने पर वैल्यू मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे मिलेगा, 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 होगा ना इधर से। इसी तरह 2, अगर 2 रख दें हम वैल्यू तो इसका स्क्वायर 4 मिलेगा, है ना। अगर 2 रख दें तो वैल्यू देखो यहाँ पर 4 के करीब इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके जो स्क्वायर फंक्शन है ना, जैसे जैसे हम वैल्यू रखेंगे x का, वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता चला जाएगा स्क्वायर फंक्शन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे पूरा बढ़ेगा। अगर 2 रखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू 4 में चला आएगा, देखिए ना, जैसे यहाँ 2 हम यहाँ पर रखते हैं तो 4 में चल जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू 9 में चल जाएगा, ऐसे पूरा ऊपर चल जाएगा, तो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे x टेंडिंग करेगा इधर इनफाइनाइट तक, है ना, बढ़ रहा है x की, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो y टेंडिंग करेगा किधर, ये भी इनफाइनाइट तक टेंडिंग करेगा, है ना, बढ़ेगा। दूसरा नेगेटिव तरफ अगर हम x लेते हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव तरफ लेते हैं तो x का वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे, 1 में नेगेटिव लेंगे तो आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो x जब हम लोग कुछ ले लेंगे नेगेटिव में ले लेंगे, इनफाइनाइट दे जाएंगे तो आंसर पॉजिटिव में हमेशा मिलेगा। आंसर जो होगा वो हमेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना, बढ़ेगा। अगर 1 रखेंगे माइनस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 -1 है x का वैल्यू, और उसका स्क्वायर करेंगे वही ना y है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा 1 में, है ना, यहाँ आएगा। फिर उसी तरह अगर आगे बढ़ाएंगे, अगर 2 ले लेंगे, इसका वैल्यू -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, बोलिए 4 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ देखो 4 कहीं पर है, यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा। ऐसे करके इसका वैल्यू इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा वो देखिए पैराबोला है, ये शेप जो है पैराबोलिक शेप है। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल होगा। या बोल सकते हैं कि ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के राइट साइड और y एक्सिस के लेफ्ट साइड अपर हाफ में बन रहा है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, और ये क्या है, इस जो ग्राफ का दिख रहा है ये पैराबोला है ना, इस तरह का जो ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, ये पैराबोलिक शेप है ना, या फिर उसको पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहीं पर ग्राफ जो है ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है डोमेन के हर वैल्यू के लिए। तो फिर ये जो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यहाँ जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, नहीं इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ कंटिन्यूअस है, सॉरी कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर देखिएगा कि वैल्यू बढ़ाने से बढ़ रहा है तो इस पोजीशन में हम इंक्रीजिंग कर सकते हैं, है ना। और इधर आएंगे तो वैल्यू घटाने से बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इस पोर्शन में ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का है। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का ग्राफ, अब स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट का ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट है ना, √x ये है। और जहां पर क्या होगा कि x जो बिलोंग्स करेगा वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव हम x का वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते हैं, है ना, रियल नंबर का आंसर जो होगा वो रियल होगा, रियल वैल्यू फंक्शन है, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अंदर में हम नेगेटिव रख दिए, जैसे 1 रखें, तो ये जो है रियल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है, और हमको रियल नंबर ही लेना होता है क्वेश्चन, और आंसर भी रियल नंबर ही मिलता है, क्योंकि ये जितने भी मैं फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूँ सारे के सारे रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव हम नहीं ले सकते, इसलिए 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन का जो डोमेन है, ये डोमेन हमको कितना मिल गया ये डोमेन जो है मिल गया इसका 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये डोमेन में 0 है ना। या देखो 0 हम ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ओपन नहीं, यहाँ पर क्लोज होगा, 0 हम ले सकते हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल, ऐसे करके दिखाएंगे। तो इनफाइनाइट हमेशा ओपन ही रहता है। ठीक है, और दूसरा है कि हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 रखे तो आंसर 0 हुआ। ठीक है, 1 रखे तो आंसर 1 होगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए x है, यहाँ पर y है, ये fx जो है ना उसी को y कहते हैं। ठीक है, ये है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि x का वैल्यू 0 रखें, नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं, तो आंसर 0 होगा। 1 रखेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 का √1 होगा,
बोलिए। फिर अगर हम 2 रख देते हैं आंसर कितना होगा, 1.414 होगा, मतलब √2 होगा। फिर 3 रख देते हैं आंसर कितना होगा, 1.732। तो हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसका आंसर भी उसे बढ़ रहा है क्या नहीं। यहाँ देखो वैल्यू 0 था 1 था 1 से थोड़ा बड़ा 2 रखे थोड़ा बड़ा, यहाँ पर इसे 1 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा नहीं। फिर 3 रखे 3 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू हम टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर जा रहा है। मतलब क्वेश्चन का नंबर बढ़ाने से आंसर भी बढ़ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ये जो फंक्शन हो जाएगा बढ़ाने से बढ़ रहा है, ठीक है, और घटाने से बढ़ रहा है, ये घट रहा है, दोनों है ना, बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। तो ये फंक्शन जो होगा ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इसका रेंज जो हो जाएगा वही हो जाएगा, देखिए ताकि ये भी पॉजिटिव 0 से लेकर के उधर पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो इसका जो रेंज होगा आज वही होगा जो डोमेन होगा, मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच होगा, ठीक है, ऐसे होगा। आज 0 को यहाँ लेना है, इसलिए क्लोज इंटरवल डाला मैंने। तो ये हो गया। अब हम इसी डाटाबेस के आधार पर, ये टेबल के आधार पर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये ग्राफ है, तो यहाँ 0 पर 0 था वैल्यू, उसके बाद हम पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव तो लेते नहीं है ना। यहाँ पर 1 है तो 1 पर आंसर कितना है, 1 ही है, ये y का वैल्यू 1 है ना, 1 पर 1 है, 0 पर 0 है। और उसके बाद अब जब 2 ले लेते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा वैल्यू 1.44, तो यहाँ अगर 2 मिला तो यहाँ कहीं 1.4 होगा, ऐसे है ना, ऐसे करके मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर आएगा। फिर उसी तरह 3 ले लें तो 1 कितना मिल रहा है, 1.73, तो 1.73 कहाँ है, कहीं इधर होगा, ठीक है, ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हाफ लेना है हम, अगर हाफ ले लेते उसका रूट करते तो हाफ का रूट कुछ आता है 0. जैसे 5 है तो उसका रूट 0.07 समथिंग कुछ आता, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो मतलब 1 से बहुत छोटा आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। हाफ ले लेंगे तो आंसर कुछ यहाँ पर आएगा, फिर और छोटा ले ऐसे, तो छोटा करने से आंसर छोटा आ रहा है, बड़ा करने से बड़ा। तो ऐसे करके अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये जो है ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ होगा। ये अब देखो यहाँ पर अंडर द गिवन डोमेन ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यू है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अब हम फंक्शन के नेक्स्ट फंक्शन में आए हैं और इसका ग्राफ देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि ये साइन फंक्शन पहला है, फिर कोसाइन, फिर टेन, ऐसे देखेंगे। तो ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, fx इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, मतलब ये x का वैल्यू हम रियल नंबर में कुछ भी लेंगे, सबके लिए वैलिड है। और तो हम यहाँ से क्लियरली हमें मिल जाता है कि कुछ भी जो हम रख सकते हैं x को वही डोमेन होता है, तो हम रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो देखेंगे कि साइन में जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये -1 से लेकर के 1 तक ही होता है ना। मिनिमम सबसे कम जो होगा, ये सबसे साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे कम लोएस्ट वैल्यू -1 होता है, और सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें साइन एक्स का तो 1 होता है, ठीक है। ये -1 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा, या फिर -1 और से लेकर के बीच नहीं, -1 से लेकर के 1 तक रहेगा, ठीक है, ये हमेशा, ठीक है। तो इसका जो हम रेंज अगर बोले तो रेंज इसका क्या होगा, तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इसका रेंज होता है साइन का, ठीक है। देखिए तो रेंज हो गया ना, इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो रेंज को अच्छा से हम फील करेंगे, ठीक है। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लेते हैं बीच में से बनाता हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन है, तो जैसे हम रखेंगे मान लीजिए कि साइन यहाँ पर 0 रखें एक्स का वैल्यू, तो हम लोग 10th क्लास में टेबल पढ़े साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रखने से आंसर 0 होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जो जानते हैं वैल्यू वही बैठा गया है, जैसे 30 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ डिग्री लिखेंगे, खाली 30 लिखने से नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री है तो लिखना होता है, और रेडियन जैसे कि हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, एक चीज लिखे कि कोई लिख दिया कि साइन x और कोई बोल दिया कि साइन x डिग्री, तो दोनों सेम है या अलग अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है, ये कभी बराबर नहीं है। इसलिए जहां अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो कंफर्म रेडियन में है, और जहां पर डिग्री में होगा तो डिग्री को लिखा जाएगा, रेडियन को लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर पाई लिखा हुआ है /2, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन कहीं पर रेडियन का साइन ऊपर सी होता है, ठीक है, सी होता है, तो ये कभी नहीं लिखेगा, फिर भी ये रेडियन में ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो रेडियन में है, और यहाँ डिग्री अगर रहेगा डिग्री लिखा जाएगा। तो इसको हम इसका वैल्यू जो है, अगर x का वैल्यू हम रेडियन में चेंज करेंगे x डिग्री का, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना, तो फिर तो इसका जो आंसर हम कन्वर्ट करें तो ये पाई/180 इंटू x ये हो जाएगा, ये x का यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिग्री को अगर बोले तो डिग्री ही बोलिए, लिखना होगा, अगर कुछ नहीं लिखे तो रेडियन में है ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर अगर हम साइन 0 लिखे तो ये रेडियन में है, डिग्री नहीं लिखे तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री रखें, 30 डिग्री का मतलब है कि रेडियन में पाई/6 रखें, तो इसका आंसर 1/2 होता है, ठीक है, पता है 1/2 होता है। तो अगर हम यहाँ पर इधर पाई का वैल्यू ले लें, x में एंगल ले रहे हैं यहाँ पर ये जो है एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पाई/6 कितना ले लें, 6 ले लें, ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ हम ले लें पाई/6 ले लें, तो इसका आंसर कितना होगा, आधा। तो आधा कहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, देखिए यहाँ पर, देखिए इधर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं 1 है y का वैल्यू, तो आधा का यहाँ होगा, तो ऐसा कंडीशन में इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पर आधा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर आधा होगा। फिर उसी तरह अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं 45 डिग्री लेते हैं पाई/4, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू बढ़ाने से आंसर बढ़ रहा है, देखो तो बढ़ गया, तो 1/√3 कहीं और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कहीं इधर होगा,
और इसी तरह के यहाँ अगर हम 60 डिग्री रखें मतलब पाई/3, तो इसका आंसर क्या होता है? √3/2 होता है। तो √3/2 का जो वैल्यू होगा वो 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा, और यहाँ देखो 1 का जो लाइन है ना ऐसे करके है, ये 1 का यहाँ पर लाइन है। फिर अगर हम 90 डिग्री रख लें, 90 डिग्री में पाई/2, तो इसका आंसर कितना? 1 हो जाता है ना। यही मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही मैक्सिमम होगा। हमने पहले बताया कि मैक्सिमम 1 तक जा सकता है प्लस में, ठीक है, 1 तक जा सकता है। तो ऐसे करके इसका जो ग्राफ होगा ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा उठेगा और यहाँ पर 1 तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। और 1 के बाद अगर हम वैल्यू और बढ़ा दें 90 से हम इसका वैल्यू मान लेते हैं 90 डिग्री था, और 90 से हम इसका वैल्यू 100 डिग्री कर दें, तो अब वैल्यू बढ़ेगा नहीं और घटने लगेगा, ठीक है, और घटने लगेगा। देखिए इसका हम एक्सप्रेशन फील अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हम देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट सिस्टम में देखिए हम जो पढ़े हैं 11th क्लास में, उसमें ये यहाँ पर हम 0 रेडियन से स्टार्ट करते हैं और जो एंगल को मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटर पोजीशन पर जब भी कोई पार्टिकल एंगुलर में घूम रहा है ना, एंगुलर में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो ऐसा कंडीशन में जब मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है जिसे यहाँ से रस्सी से बांध दिया है, तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, 0 बना रहा है एंगल, है ना, 0 बना रहा है, 0 डिग्री बोलो या फिर रेडियन बोलो, हम 0 बोल रहे हैं रेडियन है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठ गया, मान लीजिए यहाँ पर उठ गया, तो यहाँ कुछ 15 डिग्री है, मान लेते ये 15 डिग्री सेंटर में बना रहा है, तो उस समय देखिएगा कि जब 15 डिग्री है उस समय यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है बोलिए, ये हाइट y बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लेते यही उठ करके 60 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या बढ़ा या घटा? बढ़ेगा। यही है कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखो 15 से 60 डिग्री ले गए, तो ऊपर में जैसे से हम ये एंगल बढ़ा रहे हैं, ये एंगल बढ़ा रहे हैं, उससे उससे देखिएगा कि हाइट बढ़ रहा है, और हाइट क्या है? वही जो है रेंज है। और हम जैसे से यहाँ डिग्री एंगल जो ले रहे हैं वो यहाँ पर डोमेन है, डोमेन यहाँ पर एंगल होगा, और जो आंसर आएगा वो हाइट जो है वो रेंज का आएगा। तो यहाँ जैसे y आया थोड़ा बड़ा है ना, फिर अगर हम और बढ़ा दें जो 80 डिग्री से लेकर के अभी मान लीजिए कि 80 डिग्री ले लें, हम 80 डिग्री ले लें यहाँ से तक, तो देखिए इसका हाइट और ना बढ़ गया, और बढ़ गया। और अगर हम मान लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री ले लें, 90 मतलब पूरा, ठीक है, ये पूरा ले लें, 90 डिग्री पूरा ले लें, ठीक है, ये 90 डिग्री हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लें, तो ऐसा कंडीशन में ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पर बनता है, यहाँ पर यहाँ दिखा रहे बन रहा है एंगल यहाँ पर, तो ऐसा कंडीशन में मैक्सिमम हाइट देखिएगा कि ये वाला पहुंचा, ये वाला हाइट 1 है, यही मैक्सिमम हाइट हुआ, है ना, यही मैक्सिमम हाइट हुआ। अब देखिएगा कि 90 डिग्री से बढ़ा दे दें और 105 डिग्री या फिर कुछ 100 मान लेते हैं हम यहाँ ले लें वैल्यू, ठीक है, और इसका जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना, ये पूरा डिग्री होगा। तो 90 डिग्री में मान लीजिए और कुछ जोड़ देते हैं 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टोटल? 110 या 105 डिग्री। यहाँ पर मैंने 105 डिग्री मैंने यहाँ बन रहा है 105 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, 105 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि इसको हम मिलाते हैं तो ये जो हाइट है अभी 1 के बराबर है या उनसे छोटा दिख रहा है, हाँ। अब देखो 90 डिग्री तक मैंने जब एंगल को लिया तो बढ़ते क्या बढ़ते मैक्सिमम 90 डिग्री तक में एक आंसर मिला मुझे, उसके बाद 1 मिला, है ना, हाइट उसका 1 मिला। उसके बाद जैसे हम 90 डिग्री से बाहर जाते हैं, 110 जाते हैं, 115 जाते हैं, 150 जाते हैं, तो देखो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता है। 150 में अगर ले जाए, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो 150 डिग्री है ना, तो ऐसा कंडीशन में देखो हाइट और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं यहाँ पर फोटो को। तो देखिए ऐसे करके हम एक्स का वैल्यू माने एंगल का जो वैल्यू है साइन में जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो 90 डिग्री तक जो है आंसर भी बढ़ता है, और 90 के बाद फिर आंसर घटने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, देखिए घटने स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम मान लेते हैं किसी तरह का 150 जैसे रख दिया, यहाँ 90 था तो कितना था, यहाँ 90 रखेंगे पाई/2 तो 1 था आंसर। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या आंसर है 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आंसर है ना 1 से थोड़ा छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा। और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आंसर है वो मैंने ले लिया कुछ 120 डिग्री ले लिया, तो ये हाइट मिला। उसी तरह करके अगर हम 180 में फिर चल जाए, 180 में फिर चल जाए, यहाँ 180 है ना, 180 है हमारा पाई है, पाई, तो 180 में अगर चल जाए तो फिर से आंसर क्या होगा, y का, y मर गया, y मर गया मतलब यहाँ y का आंसर कितना आया 0। यहाँ पर इस जगह पर y का आंसर कितना था 0 था, एक्स एक्सिस में मान लेते हैं 0 था, तो यहाँ पर 180 में फिर 0 आ गया। तो देखो यहाँ से बड़ा बड़ा 90 तक बढ़ा, फिर यहाँ घटा 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 0 आ गया, कहाँ 0 आ गया 180 में 0 आ गया, ठीक है, 180 में 0 आ गया। तो ऐसे करके है कि फिर ये बड़ा, फिर देखो जैसे हम और आगे एंगल बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, यहाँ जहाँ मैक्सिमम आया कितना डिग्री पर मैक्सिमम आया 90 डिग्री, उसको पाई/2 रेडियन में ले रहे हैं। फिर जैसे हम 90 डिग्री से ऊपर गया बढ़ाया, तो बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाया जैसे हम इधर, अब ये ग्राफ क्या होगा नीचे गिर रहा है, गिर रहा है मतलब आंसर घट रहा है, ठीक है, आंसर घट रहा है। हम क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आंसर धीरे धीरे घट रहा है, घटते 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 फिर से कितना आ गया, फिर 0 आ गया, देखो 0 में ही था ना, है ना, इसे घटा घटा घट इधर बढ़ा पड़े, यहाँ पर मैक्सिमम 1 हुआ y का वैल्यू, उसका घट के फिर 0 कहाँ पर हुआ तो पाई में हुआ, तो पहला 0 में था, फिर से 0 मुझे पाई में मिला। अगर हम चाहें और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, एंगल को हम और बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल को हम और बढ़ा दें, यहाँ पाई में है ना अभी, अब हमने इसको घुमा ऐसे घुमाते घुमाते हम थोड़ा सा इधर घुमाते घुमाते इधर ले आए इसको, ठीक है, और बढ़ा दें देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एंगल बढ़ रहा है, याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बढ़ता है। तो ऐसा कंडीशन में मेरा जो वैल्यू आई का है इस लाइन में मिलाएंगे ले जाके, तो ये जो आंसर आया वो नीचे चला गया है ना, नीचे मतलब आंसर किस में जाएगा बोलिए, आंसर नेगेटिव में मिलेगा। अब आंसर नीचे ना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ वाई का पॉजिटिव मिलता है, यहाँ वाई का क्या मिलता है, ये नेगेटिव वैल्यू होता है ना, तो नीचे नेगेटिव मिलेगा, है ना, इसका मतलब और अगर बढ़ाएंगे अब फिर से माइनस 90 में फिर चल जाएंगे तो यहाँ माइनस में 1 मिल जाएगा हमको, माइनस में 1 मिल जाएगा। फिर और आगे बढ़ा दें और आगे बढ़ाते रहें तो फिर से थोड़ा बढ़ने स्टार्ट कर जाएगा, फिर बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है ना, थोड़ा बढ़ गया, इतो बढ़ा है, जितना छोटा दिखेगा ना नेगेटिव में उतना बड़ा है, और बढ़ा दे बढ़ाते बढ़ाते पूरा एक पाक लगा दे, एक पाक का मतलब है 1 चक्कर लगा दे, 1 रेवोल्यूशन, तो ये 0 था और तो पूरा एक चक्कर को क्या कहेंगे हम 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। तो फिर से अगर घुमा के वापस लाए तो फिर से 0 में आ जाएगा, तो इसी तरह का यहाँ देखो नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाते जाते -1 तक पहुंचेगा, ऐसे फिर से वापस घूमेगा और फिर से जब वापस घूमेगा यहाँ फिर 0 में पहुंचेगा ना, ये 2 पाई पर फिर 0 में पहुंचेगा,
2 पाई पर फिर से 0, तो देखो 0 पर 0 में पहुंचा, पाई पर पहुंचा और फिर 2 पाई पर पहुंचा, इस समय 0 हो रहा है ना। मतलब पाई का जितना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का है ना, जो पाई है उसका इंटीग्रल मल्टीपल मैंने n कर दूंगा, n, जहां पर n क्या है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर नंबर, n क्या है इंटीजर है, तो हम बोलेंगे पाई का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जहां पर पाई n क्या है वो इंटीजर है, मतलब पाई को इंटीजर्स के साथ इंटू मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो जहां होगा वहां पर 0 आएगा, n पाई पर 0, इसका वैल्यू कहां आएगा 0, तो इसका वैल्यू n पाई पर 0 आएगा। n क्या है इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड होगा और नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड होगा, ऐसा जोड़े नहीं है, ठीक है। अब इसका हम बताएंगे, ठीक है। देखिए तो ये अभी यहाँ पर बढ़ा और सबसे सबसे नीचे आ गया, और सबसे नीचे इसका जो वैल्यू है यहाँ पर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर जो होगा -1 है इसका नीचे वैल्यू, ठीक है, y का। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नीचे मिला, -1 मिला, ठीक है। कितना डिग्री पर मिला, तो ये फिर से 3 पाई बटा 2 पर मिला, मतलब 270 डिग्री पर मिलेगा। यहाँ पर 270 पूरा एक बार घुमा दिया पूरा से, 180 था ना पहले, अब फिर से 90 जोड़ तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 2, ठीक है, 270 डिग्री। तो ऐसे मैंने घुमाया है ना, तो यहाँ मिला ऐसे करके, फिर यहाँ 0 मिला 2 पाई पर। फिर इसी तरह का जैसे हमने राइट साइड बनाया उसी तरह लेफ्ट साइड आएगा, नेगेटिव में अगर वैल्यू हम रखे हैं पाई को, तो उसी तरह सेम टू सेम आएगा, ठीक है। सेम टू सेम जैसे आप इधर बनाए उसी तरह ही इसका मिरर इमेज हो जाएगा इधर, जस्ट इसका मिरर इमेज इधर होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, इसका मिरर इमेज होगा इधर भी ऐसा ही बढ़ेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये माइनस में पाई होगा, इस जगह जो दिख रहा है वो माइनस में पाई बटा 2 होगा, जो सबसे है ना सबसे नेगेटिव में वैल्यू है। फिर ऐसे करके यहाँ पर कुछ होगा -370 है ना, 3 पाई 270, 3 पाई बटे 2 ऐसे करके होगा। फिर यहाँ पर कहीं -2 पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ग्राफ रिपीट कर रहा है ये 2 पाई पर रिपीट करेगा, देखिए इस तरह का ये साइन का ग्राफ हुआ, और ग्राफ देखिए यहाँ से क्या है, बढ़ रहा है क्या नहीं, यहाँ से देखिए ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 0 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा फिर घटा फिर जाते जाते फिर हुआ, लेकिन यहाँ फिर से जो 2 पाई में आ गया, फिर से ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला 0 में बढ़ रहा था और फिर दूसरा बार 2 पाई में बढ़ा, इसका मतलब है कि 2 पाई हर बार 2 पाई आगे जोड़िएगा ना तो ये जो ग्राफ है फिर से रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस फंक्शन का जब हम पीरियड बोलेंगे, पीरियड क्या है, मतलब ऑसिलेटिंग फंक्शन है, ऑसिलेट का मतलब है कि वही वैल्यू बार-बार घूम रहा है घूम के वही आ रहा है, ठीक है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट का देखिएगा जो सिंबल होता है ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल को लिखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना साइन हो, ये साइन का ही ग्राफ को लिखा हुआ है वहां पर। अल्टरनेटिंग करंट जो ऐसी करंट है वहां पर देखिएगा कि ऐसे सिंबल लेके घेरा हुआ है और ऐसे लगाया हुआ फिजिक्स में देखिएगा, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल है वो साइन का ग्राफ को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी तो अल्टरनेट वैल्यू देता है, 1 + 1 - 1 + 1 अल्टरनेट कर रहा है, तो वहां भी अल्टरनेट एक बार पॉजिटिव होता है ना, आधा टर्म में पॉजिटिव फिर आधा टर्म में नेगेटिव, तो इसलिए वहां पर पॉजिटिव बार-बार हर जो है आधा टाइम में पॉजिटिव घट जाता बदल जाता है ना। इसी तरह यहाँ पर उसको भी इसी तरह दिखाया गया, ठीक है। तो इसका जो पीरियड होगा मैंने कितना में ये ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है ना, ऑसिलेटिंग होता है ना कि कोई अगर झूला दिए तो एक बार वहां गया फिर आया, फिर देखो रिपीट करेगा वही रास्ता को, फिर आया, तो वही काम ये भी करेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होता है वो ऑसिलेटिंग ग्राफ होता है, इसका वैल्यू ऑसिलेट करता है, -1 ऐसे करके 0 1 ऐसे करके जाता है। और इसका जो पीरियड होगा 2 पाई, मतलब 2 पाई में ये ऑसिलेट करेगा, 2 पाई में हर एक 2 पाई में ये ग्राफ फिर से रिपीट कर जाएगा, इसलिए इसका पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है। और दूसरा चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका ग्राफ कभी टूट नहीं रहा है ना, इसका ग्राफ कभी टूट नहीं रहा है। इसका जो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करें तो देखो वैल्यू हम जैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी आंसर इंक्रीज करता है, बस यहीं तक रखिएगा यार, है ना, पाई बटे 2 तक की वैल्यू इंक्रीज करता है, तो पाई बटे 2 तक। और यहाँ पर जैसे हम वैल्यू घटाते हैं तो पाई बटे 2 तक माइनस पाई बटे 2 तक में, है ना, ये वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करता है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर हम इसका इंटरवल ले लें, है ना, ये जो दिख रहा है एरिया, यहाँ पर हम ये एरिया के बीच में इंटरवल ले लें, इस कंडीशन में ये ग्राफ जो होता है वो जो है इंक्रीजिंग होता है हर जगह। फिर यहाँ से देखिएगा उल्टा हो जाएगा, इस जगह फिर से देखिएगा उल्टा, वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैल्यू घटता है, वैल्यू बढ़ा रहे हैं एक्स का तो वाई घटता है, ठीक है। फिर इधर हम बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, फिर से यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये रेंज है इसका यहाँ से यहाँ तक में, है ना, यहाँ से इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस करेगा कहाँ पर, इन द इंटरवल इंटरवल में कहाँ इंक्रीज करेगा, तो -π/2 से लेकर के π/2 के इंटरवल में ही इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कराएगा, हर जगह निकल आएगा। फिर दूसरा पार्ट में दूसरा चीज का लाएगा, है ना। तो इस तरह का है साइन ग्राफ। फिर हम देखते हैं कोसाइन ग्राफ। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट फंक्शन का नाम है कोसाइन फंक्शन, ठीक है। ये कोसाइन फंक्शन है, इसको डिफाइन करते हैं f(x) = cos of x, ठीक है, cos of x ये लिखते हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा कि ये x का वैल्यू आप फॉर ऑल वैल्यू के लिए रख सकते हैं, मतलब कहने का कि ये पूरा रियल नंबर हो जाएगा, या फिर इसका हम डोमेन अगर बोलेंगे इसको देखते हैं तो डोमेन इसका जो हो जाएगा वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। फिर इसका रेंज का जब बात करेंगे तो क्या क्या हम वैल्यू x को रखें, फिर आंसर क्या मिला उसी के अनुसार इसका रेंज को हम तय करते हैं। तो अभी देखते हैं इसका सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या आंसर इसको मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 0 है, सॉरी ओरिजिन है वो लिख देते हैं, है ना। और अब हम देखते हैं कि अगर ये cos x है, किसका वैल्यू, y का वैल्यू है ना। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एंगल रखते हैं x, ठीक है, और यहाँ पर y रखते हैं, y का मतलब
cos x। ओके, तो अगर हम 0 रखते हैं वैल्यू, तो हम लोग पढ़े हैं कि cos में 0 डिग्री 1 होता है ना, 0 डिग्री पर या 0 रेडियन पर 1 होता है। अगर हम π/6 रखते हैं मतलब 30 डिग्री रखते हैं तो यार √3/2 होता है। अगर 45 डिग्री रखते हैं मतलब π/4 रखते हैं हम, तो ऐसा कंडीशन में 1/√2 होता है। उसी तरह 60 डिग्री अगर रखते हैं हम, तो ऐसा कंडीशन में आंसर 1/2 होता है। इसी तरह 90 डिग्री रखते हैं मतलब π/2 रखते हैं, तो ऐसा कंडीशन में आंसर 0 होता है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार और आगे आंसर आएगा। और अगर हम माइनस में आंसर रखते हैं, क्वेश्चन में माइनस रखते हैं, और अगर बढ़ाएं मतलब मान लो कि 90 डिग्री के बाद 90 ये 180 रखते हैं, तो 180 के में इसका आंसर क्या होता है? नेगेटिव आ जाता है ना। ये 4 तो नहीं चाहिए। तो देखो ये 180 पर क्या होता है? ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। और हम रखेंगे, मान लेते हैं कि कुछ 3π/2 रखते हैं, तो ऐसा डिग्री में फिर से 0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये फिर से 0 हो जाएगा, 270 डिग्री है। तो cos का वैल्यू अगर हम देखें कहाँ 0 होता है, तो सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट बना लेता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हम बना के फिर बाद में ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जब हम 0 रखते हैं, इसका वैल्यू 0 रखते हैं, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ये जो है वो नहीं है ग्राफ, इसको हम प्लॉट नहीं करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो 0 जब रखते हैं तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऑल। और यहाँ पर साइन और कोसेक और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर टेन है और इसका रेसिप्रोकल कॉट वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कॉस है और इसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेक। और यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा कि जब हम 90 डिग्री कॉस का वैल्यू रखते हैं, जब कितना रखते हैं 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री एक्स का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाता है? यहाँ देखिए, जब हम 90 डिग्री रखते हैं यहाँ पर आंसर कितना होगा? 0। तो इस कंडीशन में जब हम रखते हैं तो इस कंडीशन में कॉस का आंसर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और दूसरा जब हम 90 यहाँ और इसका जस्ट अपोजिट में 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये 90 का मल्टीपल है ना, ऑड नंबर में मल्टीपल है 90 का, ऑड नंबर में 1 है 3 है। ठीक है, ऐसे करके तो इस कंडीशन में भी ये 0 आएगा है ना। जब हम इस लाइन पर वर्टिकल लाइन पर जब कॉस का वैल्यू वर्टिकल लाइन पर रहेगा है ना, कोई एंगल का वैल्यू जब ये वर्टिकल लाइन पर रहेगा, तो ऐसा कंडीशन में कॉस का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू 0 कहाँ होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होता है? जब when, देखिए हम लिख देंगे when x जो है वो बिलोंग्स करेगा किस में जानते हैं? नहीं, 2n+1 इंटू π/2, जहां पर n जो है वो इंटीजर है। ठीक है, n क्या है? इंटीजर है। और ये 2n+1 जो है, ये 2n+1 जो दिख रहा है, ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ताकि 10th में हम लोग पढ़े थे कि 2n+1 जो नंबर होता है वो ओड नंबर के फॉर्मेट में होता है। तो ओड नंबर का जो फॉर्मेट होता है 2n+1 होता है, क्योंकि 2n जो है ऑलरेडी ये इवन नंबर है, और कोई भी इवन नंबर में जैसे 2 है या 4 है ना, 2 है 4 है 6 है, उसमें एक जोड़ोगे तो ऑड हो जाएगा। तो ये इवन नंबर है, 2 इंटू है ना, n कुछ भी रहे, लेकिन 2 से इंटू करोगे ना तो हमेशा इवन नंबर होगा। तो उसमें अगर एक जोड़ है पूरा ऑड हो जाता है। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड नंबर का मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, कहां कॉस का वैल्यू 0 होता है? यहाँ पर। जैसे कि हमने साइन का वैल्यू क्या बताया था कि साइन का जब कंडीशन रहेगा थीटा में, वहां पर थीटा का वैल्यू अगर n होगा है ना, n होगा, उस कंडीशन पर वो साइन से 0 होता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0 होता है साइन का वैल्यू है ना। ये मैंने साइन में बताया अभी, और भी पिछला वीडियो में मैंने साइन के बारे में डिस्कस किया था कहां 0 होगा। और दूसरा कंडीशन देखिएगा कि यहां जब 0 डिग्री हम रखते हैं कॉस का वैल्यू, उस समय आंसर कितना होता है? 1 होता है। और पाई में रखते हैं, पाई में, उस समय आंसर कितना होता है? -1 होता है। इसका मतलब है कि n पाई पर, किस पर? n पाई पर। n का मतलब है कि 1 रखो, 0 रखो यहाँ होगा, और 1 रखो यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। n पाई पर जो है कॉस का वैल्यू, देखो यहाँ पर 2 वैल्यू देगा, हम थोड़ा ध्यान दिखाते हैं कि कॉस का वैल्यू जो है ना वो n पाई पर जो है 1 होगा या -1 होगा ना, 2 होगा। लेकिन जो है n कब होगा? जब n बिलोंग्स करेगा इवन नंबर में। ठीक है, जब ये किस में बिलोंग्स करेगा? इवन नंबर में। जब n इवन रहेगा उस कंडीशन में 1 होगा। ठीक है, अब इवन नंबर क्या क्या है ना, आप बोलेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है। और इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर जो 2 को डिवाइड करे, तो क्या 0 को 2 डिवाइड करता है क्या? क्या 0 जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा या नहीं होगा? यस होगा। तो हम 2 को भी इवन नंबर भी मान लें। ठीक है, नहीं भी है तो 2 को हम इवन नंबर में ही जोड़ देते हैं। तो जब 0 रहेगा, 2, 4, 6 ये सब नंबर रहेगा, उस कंडीशन में जो है कॉस का वैल्यू 1 होगा। लेकिन जब n जो है वो ओड नंबर रहेगा है ना, ओड रहेगा, जैसे कि 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, वैसा कंडीशन में ये इस पार में होगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में जो है जो कॉस का वैल्यू होगा वो नेगेटिव में 1 होगा। ठीक है, ये होता है। तो इसी हिसाब से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर लें, कॉस फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कोसाइन फंक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टेन फंक्शन। ठीक है, टेंजेंट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक्स, ये y एक्सिस एक्सिस से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम। ठीक है, और इसमें एंगल लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे? एक्स का वैल्यू लेंगे, वो क्या चीज है? एंगल है। ये चीज लेंगे, इस लाइन में पूरा में नेगेटिव तरफ भी जाएंगे। और ये y एक्सिस जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। आंसर को क्या कहते हैं हम लोग?
रेंज, इस लाइन में जो एंगल हम रख रहे हैं उसको यहाँ पर क्या कहेंगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा कि कॉस हमने लिया और कॉस में 0 रखा था, आंसर क्या था, 1 था। मतलब जब हम 0 रखेंगे उस समय आंसर क्या होगा, 1 होगा, है ना। जब हम 0 रखेंगे उसमें आंसर 1 होगा। अच्छा, 0 से थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0 से हम बढ़ा देते हैं, जैसे 60 डिग्री रख देते हैं, तो उस समय आंसर कितना होगा बताइए। 60 डिग्री में इसका आंसर क्या है, मतलब 1 से छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हुआ। जब हम 60 डिग्री रख देते हैं, कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ 60 डिग्री है ना, मान लेते हैं 60 डिग्री, कहीं यहाँ मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ऐसे कंडीशन में आंसर आधा आ रहा है ना, कुछ यहाँ पर ऐसे करके आधा आ रहा है। ठीक है, और भी मान लेते हैं कि 90 डिग्री हम यहाँ रखते हैं, कितना रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आंसर कितना मिला, 0 मिलता है। 0 का मतलब है कि यहाँ मिलता है, ऐसा सोच लीजिए, कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। यहाँ 90 डिग्री जब हम रखें तो आंसर 0 मिलता है। ठीक है, तो हम 0 से 90 डायरेक्ट बात कर देते हैं, बीच में छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखो ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, इधर ऐसे करके जा रहा है, जा रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा सामने दिखाते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे करके नीचे जा रहा है। दूसरा है कि नेगेटिव में हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, नेगेटिव में मान लेते हैं कि 60 डिग्री रखते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर कॉस में जो होता है ना वो नेगेटिव रखने के बाद भी पॉजिटिव ही आंसर देता है ना, पॉजिटिव ही होता है। इसका आंसर वही होगा, 1/2 ही होगा। तो 1/2 मतलब इधर देखो, इधर हम वैल्यू रख रहे हैं ना, तो यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह का अगर हम माइनस में π/2 रखते हैं, माइनस में 90, तो उस कंडीशन में भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके 0 मिलेगा, ये मिलेगा। और अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 180 डिग्री रखते हैं, है ना, तो कितना आंसर मिलेगा बोलिए, 180 डिग्री में -1 मिलता है आंसर। तो जब हम 180 डिग्री ले लेंगे तो उस समय क्या होगा, ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा, -1 में आ जाएगा ग्राफ, है ना। यहाँ पर ग्राफ आएगा, यहाँ किसका वैल्यू लिए थे, पाई का, पाई लिए थे 180 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा कि -1 आंसर मिला मुझे, है ना। यहाँ पर -1 लेते हैं, ये -1 है। ठीक है, यहाँ -1 को रखते हैं, ये -1 है। ठीक है, ऐसे। और फिर से देखिएगा कि ये यहाँ पर ये 3π/2 मतलब 270 डिग्री बोलिए, इस पर फिर से 0 हो जाता है। और हमने बोल दिया था कि किस पर 0 होगा, तो 2n + 1 × π/2 पर ये वैल्यू 0 होगा, जहाँ n इंटीजर है। ठीक है, और दूसरा कहा था मैंने कि n पाई रहेगा, n पाई, तो उस पर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तब जब इसका वैल्यू 0, 2, 4 मतलब इवन नंबर में होगा, और यहाँ पर नेगेटिव तब होगा जब n का वैल्यू जो होगा वो ओड नंबर में होगा, मतलब इस पार में होगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने बताया। और यहाँ से फिर अगर हम आगे बढ़े तो फिर अब इसका वैल्यू देखो फिर से उठने लगा। ठीक है, फिर उठने लगा और फिर यहाँ से फिर नीचे जाएगा। और इसी तरह का इधर भी लेफ्ट साइड भी वैसे ही बनेगा, है ना, उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम रिपीट करेगा ग्राफ को। यहाँ पर -π दिखा देते हैं, यहाँ पर -π/2 है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो -3π/2 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है -3π/2। तो और उसके बाद 270 में फिर अगर ले जाए हम, ये 360 में ऐसे करके नीचे जाएगा ना, तो 360 यहाँ पर है, मतलब 2π इसको बोलेंगे, और इस पर फिर से वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए 360 यहाँ पर देखो 1 में था ना, ये जब 0 था तो उसमें आंसर 1 था, तो 0 पर आंसर 1 था, और 360 पर भी आंसर 1 है इस जगह, और इस जगह से ग्राफ नीचे गिरता हुआ महसूस प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है फिर से जिस तरह यहाँ दिख रहा है वो रिपीटेशन वैल्यू हमको यहाँ मिल रहा है ना, मतलब 0 से डायरेक्ट 2π में पहुंचेंगे। ठीक है, 0 से डायरेक्ट हम 2π में पहुंचेंगे। यहाँ देखिए 2π में जैसे हमने पहुंचा और यहाँ 0 में था, तो देखिए ग्राफ रिपीटेशन हुआ, यहाँ से जब गया तो ग्राफ क्या हुआ, रिपीटेशन आ गया ग्राफ में, है ना। ग्राफ में जो है वो उसमें जो है रिपीटेशन आ गया, रिपीटेशन हो गया किसका, ग्राफ का, ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन में हम इसका जो पीरियड बोलेंगे जहां ग्राफ रिपीट करता है, इधर नेगेटिव में भी जो है 2π में भी जो रिपीट करेगा, तो इसका पीरियड जो हो जाएगा ये 2π जो है इसका पीरियड हो जाएगा। इसका साइन का भी वही था। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कि ग्राफ जो है कभी टूट नहीं रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ये होगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का बात अगर करें तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बढ़ाने से ये वैल्यू घट रहा है, देखिए ना, यहाँ पर और यहाँ पर घटाने से भी घट रहा है। तो इस कंडीशन में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को बोलना थोड़ा मुसीबत होता है। ठीक है, पार्टिकल वैल्यू के लिए होता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। जैसे 0 से लेकर के पाई तक इसका क्या है, देखो 0 से लेकर के अगर पाई तक हम जाए, यहाँ पर जाए, तो इधर हम देखो बढ़ा रहे वैल्यू तो घट रहा है, और बढ़ा रहे घट रहा है, बढ़ा रहे घट रहा है। तो 0 से लेकर के पाई तक जब हम बढ़ाएंगे, 0 से लेकर के पाई तक बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा। तो इस कंडीशन में ये तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर 0 से लेकर के इधर हम पाई तक जो है इधर यहाँ बढ़ा रहे इधर घटा रहे हैं, तो वैल्यू घट रहा है, घट रहा है। तो इस कंडीशन में 0 से -π तक अगर बात करें, है ना, -π से 0 उल्टा है, ऐसे कर देते हैं। तो ऐसा कंडीशन में जो होता है ना, ये जो वैल्यू यहाँ पर देखो ये हम लोग इधर घटा रहे हैं, तो ये भी घट रहा है, तो यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस जगह पर अलग होगा कहानी, और यहाँ जो सिस्टम है ना, इस जगह पर फिर अलग कहानी होगा इसमें। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया कॉस का ग्राफ। फिर आप देखते हैं टेन का ग्राफ, टेंजेंट का ग्राफ देखेंगे। तो देखिए ग्राफ के नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में है तीसरा नंबर में, ये टेंजेंट ग्राफ है। ठीक है, टेंजेंट ग्राफ या टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये टेंजेंट फंक्शन पढ़ेंगे, इसका ग्राफ देखते हैं। पहले टेंजेंट फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो fx बराबर 10x। ओके,
एफ एक्स बराबर 10x, और ये x जो है वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर का सारे वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ बेंडिंग। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तब इसको डिफाइन करेंगे, इसका रेंज और डोमेन के बारे में, ठीक है, रेंज और डोमेन को तब हम डिफाइन करेंगे। और कॉस्ट फंक्शन जो देखा था ना, उसमें जो है रेंज 1 से लेकर इसमें भी साइन वाला जैसा ही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 फंक्शन है, और ये 10 का जो ग्राफ होता है, 10 का जैसे हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, जैसे 10 मान लेके 0 डिग्री बैठाते हैं, आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा बड़ा बैठाते हैं, 10 जो है 30 डिग्री बैठाते हैं, आंसर कितना होता है, 1/√3 होता है ना। जैसे कि 10 का वैल्यू हम 45 डिग्री बैठाते हैं, आंसर कितना होता है, 1 होता है। फिर उसी तरह 10 का वैल्यू जो है 60 डिग्री बैठाते हैं, तो आंसर कितना √3। और फिर 10 का वैल्यू 90 बैठाते हैं, आंसर क्या होता है, बोल हाँ। तो यहाँ नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो देखो हम जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंक्रीज कर रहे हैं इस जगह 0 से 30 से 45 से बढ़ा रहे हैं, तो आंसर भी बढ़ रहा है क्या नहीं, है ना। जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ा रहे हैं उसे से आंसर भी बढ़ रहा है क्या नहीं। तो 0 था, 0 से बड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ क्या नहीं, 1/√3, और उससे बड़ा हुआ ना 1, और √3 जो है 1 से भी बड़ा है, क्योंकि इसका आंसर 1.732 आता है, 1 से बड़ा हुआ क्या नहीं, इनफाइनाइट और बड़ा है। तो देखो जैसे आंसर बढ़ा रहा है उसे क्वेश्चन भी बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी हो जाता है। और उसके बाद और हम आगे अगर वैल्यू देखें, अगर हम माइनस ये अच्छा 180 लेना 10 का आंसर, तो कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, 180 पर 0 हो जाएगा, है ना। फिर अगर 180 से इधर ले लें और ज्यादा ले लें, तो ग्राफ और घटने लगेगा, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर से बढ़ेगा। देखिए तो इसका हम पहले ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ देखते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। इसका ग्राफ तो देखते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि जो 10 0 लेंगे अगर यहाँ पर, तो आंसर क्या मिला, 0, 0 पर 0 मिल रहा है, ठीक है। और 45 डिग्री लिए तो 1 मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री को लेते हैं, और 90 डिग्री जब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 90 डिग्री, उस पर ग्राफ क्या जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ऐसे करके ग्राफ बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है बढ़ता है, ऐसे करके ग्राफ बढ़ता है, बढ़ते 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 ऊपर जाता है, जैसे से लेते हैं ऊपर जाता है, यहाँ मान 45 डिग्री जाता है जाता जाता है, और 45 डिग्री जैसे 90 डिग्री हो जाता है, उस पर ग्राफ जो है इनफाइनाइट में चला जाता है, ठीक है। और नेगेटिव तरफ जब लेंगे ना, तो उसी तरह नेगेटिव में भी घटेगा वैल्यू, जैसे जैसे हम वैल्यू घटाते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे वैल्यू घटता चले जाएगा, घटता जाएगा, और नेगेटिव में जो π/2 पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर भी ग्राफ इनफाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर, ये हुआ। यहाँ ग्राफ को दिखाते हैं, f(x = 10x) है ना, ये 10x है, उधर ऊपर दिखाते हैं इसका ग्राफ को, f(x = 10x) है, ये है। तो अब देखो अगर हम आगे बढ़ाते हैं फिर, है ना, आगे हम बढ़ाते हैं फिर पाई में बढ़ाते हैं, तो पाई में आंसर क्या होता है, 0 0 है ना, देखो 0, मतलब जिस तरह का ग्राफ 0 में था जैसे बना था, फिर पाई में उसी तरह का ग्राफ बनना स्टार्ट करेगा, है ना। पाई में भी उसी तरह का ग्राफ बनना स्टार्ट करेगा, उसी तरह का पाई में भी ग्राफ बनना फिर स्टार्ट करेगा, उसी तरह का बनेगा, ऐसे बनेगा पाई में। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनफाइनाइट जहां पर है, वहां देखिएगा कि एक लाइन हम मेरे यहाँ डालते हैं, तो पाई में ग्राफ ब्रेक हो जाता है ना, 0 के बाद पाई में ग्राफ ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है पाई में, फिर से ग्राफ कहां ब्रेक होगा, जहां जहां 0 आता है, तो 0 मैंने कहां बोला आता है, n पाई पर 0 आएगा, है ना, n पाई पर, जहां पर n क्या है, इंटीजर नंबर है ना, जो भी इंटीजर है, नेगेटिव में इधर जाएगा, पॉजिटिव में इधर जाएगा। तो उसके बाद 2 पाई में फिर ग्राफ ब्रेक करेगा, 2 पाई में, है ना। पाई के बाद किसका नंबर आता है, 2 पाई, देखो ना, यहाँ 1 पाई, यहाँ 0 पाई, यहाँ 0 बढ़ाइए गुना पाई, तो 0 पाई हुआ, फिर 1 बढ़ाइए 1 पाई, फिर 2 जो 2 पाई, 3 तो 3 पाई। तो यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा कि इस पाई पर ग्राफ क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जहां जहां इस तरह का फंक्शन आएगा, इस तरह का पॉइंट आएगा, वहां पर ग्राफ ब्रेक करता है, और उस जगह पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर इस जगह पर उसी तरह ग्राफ रिपीट होता है, जैसे यहाँ बढ़ रहा है उसी तरह ये ऊपर जाएगा, और इसी तरह ये क्या होगा कि यहाँ नीचे भी उसी तरह का आएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे हो रहा है, ये ऐसे क्या आएगा, और यहाँ पर फिर देखो क्या इनफाइनाइट हो जाएगा ग्राफ इस जगह पर, इस पॉइंट पर। किस किस पॉइंट पर इनफाइनाइट होगा, तो सबसे पहले 90 डिग्री पर होगा, फिर 270 डिग्री पर होगा, मतलब कहना कि 3π/2 पर होगा, फिर आगे किस पर होगा, तो फिर आगे 5π/2 पर होगा, फिर किस पर होगा, 7π/2 पर होगा, फिर किस पर होगा, तो 9π/4 पर होगा, मतलब 9π/2 पर होगा। फिर उसी तरह नेगेटिव तरफ भी वही कहानी है ना, नेगेटिव तरफ भी जो है यहाँ पर ग्राफ टूटेगा, और फिर से जैसे हम यहाँ पर पाई में माइनस पाई में आएगा ना, तो फिर से ग्राफ जो है उसी तरह बनेगा, फिर से ग्राफ जो है उसी तरह बनेगा, ठीक है। फिर -2 पाई में आएंगे तो फिर से जो ग्राफ है ऐसे ऐसे ही बनेगा, और जैसे कि -π/2 में कटेगा ग्राफ, फिर जो है यहाँ पर -270 मतलब 3π/2 में कटेगा ग्राफ, फिर -5π/2 में ग्राफ कटेगा। तो इस तरह का ये आता है टेंजेंट का ग्राफ, टेन का ग्राफ, ठीक है। और इस टेन का ग्राफ में हम एक कंक्लूजन निकाला कि ये बीच में ग्राफ कट रहा है, कहीं पर कंटिन्यूअस नहीं है ना। और एक चीज देखा, यहाँ 0 डिग्री के बाद फिर पाई में ग्राफ रिपीट करता है, फिर अगला पाई जोड़ेंगे, इसमें एक पाई है, एक पाई जोड़ दो, 2 पाई, फिर रिपीट करेगा, इसमें फिर पाई जोड़ो, फिर रिपीट, उसी तरह का ग्राफ बनेगा हर बार, नेगेटिव में भी उसे होगा। तो ये ग्राफ को हमको देख के हमको यहाँ पर कंक्लूजन मिलता है कि इस ग्राफ का जो पीरियड है वो पाई है, ये हर एक पाई पर ग्राफ रिपीट कर रहा है, ये मिला। और दूसरा है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, ठीक है, कंटिन्यूअस है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर नहीं, एक्सेप्ट कहां पर छोड़ करके, एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2 पर, ये इस पॉइंट को छोड़ करके हर जगह कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर ग्राफ टूट रहा है।
टू एन प्लस वन मतलब है कि 5/2, 3/2, 5/2, एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ बैठा ना, है ना, तो 0 बैठा तो 1 होगा ना, मतलब 5/2, फिर 1 बैठा, 2 बैठा, माइनस भी बैठा, कुछ बैठा लो, माइनस बैठा तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर n जो है ना इंटीजर है, इसलिए माइनस प्लस कुछ बैठा तो चलेगा n है, मतलब ये क्या होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5/2 का ऑड मल्टीपल इंटीजर जब कीजिएगा, ऑड मल्टीपल इंटीग्रल जब कीजिएगा उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो ब्रेक कर जाएगा और उस पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं होगा, वहां डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो हमने लिखा कंटीन्यूअस होगा ग्राफ एक्सेप्ट दिस, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जगह कंटीन्यूअस होगा, है ना। इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे कि इस पॉइंट पर ये क्या होगा, इस पॉइंट पर ये डिसकंटीन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होगा, बाकी सब जगह कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने टेन का ग्राफ को देखा और जो भी और फंक्शन को मैंने पढ़ाया जिसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें जाकर के ये ग्राफ बहुत महत्व हो जाता है वहां पर कि ग्राफ देखो और बोल दो कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, क्विक बोल देंगे हम। या फिर इसका पीरियड को भी मैंने देखा कि साइन का 2π बताया, कॉस का भी 2π बताया और जाके टेन का पाई बताया, तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई देता है। और भी मैं बताया कि जैसे कि ये कहां पर ग्राफ टूटा है तो 2n+1 इंटू π/2 पर, है ना, ओड इंटीग्रल, ये ओड नंबर है यहाँ से आता है और इसी का मल्टीपल में चल रहा है, उस पर ग्राफ ब्रेक हो जाता है, कंटीन्यूअस नहीं होता है। और साइन और कॉस का ग्राफ एवरीवेयर कंटीन्यूअस था, कहीं टूट नहीं रहा था, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ग्राफ में हम इतना ही पढ़ाया मैंने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फंक्शन का जो आर डी शर्मा से रिलेटेड या फिर 11th क्लास से जो मॉड्यूल सेट का एमसीक्यू आता है फंक्शन का, सारे क्वेश्चन में बताऊंगा, ओके।